आपके साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में तकरीर से खिताब के दौरान सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि 370 पर सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान का आइडिया है। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का दिल कहते हैं, ये हिंदुस्तान के आइडिया के बारे में है। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान के आईन और जमहूरियत के आइडिया को जिंदा रखना चाहते हैं या बीजेपी के एजेंडा को जिंदा रखना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस अचानक मुतहरिक हो गई है और कारकुनों की फहरिस्त बनाई जा रही है ताकि फैसले से पहले तमाम सियासी कारकुनान को अंदर रखें। आर्टिकल 370 पर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सिर्फ 370 पर सवाल नहीं है। वो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का दिल कहती हैं। आप हिंदुस्तान आइन और जमहूरियत के ख्याल को जिंदा रखना चाहते हैं या फिर बीजेपी के एजेंडे को। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाते हुए कहा कि फैसला आने से पहले पुलिस मुतहरिक हो गई है। 170 का सवाल नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं हिंदुस्तान का दिल, जम्मू कश्मीर को कहते हैं हिंदुस्तान का दिल, जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। वो सवाल है जो हिंदुस्तान आइडिया ऑफ इंडिया है, आप उसको जिंदा रखना चाहते हो? आप हिंदुस्तान के आईन को जिंदा रखना चाहते हो? आप हिंदुस्तान की जमहूरियत को जिंदा रखना चाहते हो या आप बीजेपी के एजेंडे को जिंदा रखना चाहते हो? ये तुम फैसला करो। मगर जो मैं देख रही हूं कल रात से, जिस तरह पुलिस एक्टिव हो गई है, वर्करों के लिस्ट बनाए जा रहे हैं कि फैसला होने से पहले लोगों को अंदर रखा जाए, बंद किया जाए। उससे शक होता है कि कहीं ये फिक्स मैच तो नहीं हो रहा है, मैच फिक्सिंग तो नहीं हुई है कहीं। हाँ, मैच फिक्सिंग तमें पुलिस अलर्ट नाम हेमान कत कुस वर्कर छु, 2 दोहन में पे बंद थवन, 3 दोहन में बंद थवन, चाहे एनसी चाहे पीडीपी चाहे कांग्रेस। इसलिए मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के उन जजों से, बीजेपी जैसी जमातें आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर इस मुल्क का आईन, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जो इन्होंने 1947 में इस मुल्क के साथ किया, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा मुकद्दस है बीजेपी के एजेंडे से। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि 370 के फैसले को महफूज रखने और पुलिस का अचानक मुतहरिक होने से शक पैदा हुआ है कि ये फिक्स्ड मैच था। महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से दरखास्त की है कि बीजेपी जैसी पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन यहां के लोगों का एतमाद बीजेपी के एजेंडे से ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने में काफी वक्त लगाया। महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के साबिका फैसलों में कई बार हवाला दिया कि जम्मू कश्मीर में आईन साज असेंबली के बगैर 370 के खत्म नहीं किया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार, एक तो इस मुद्दे को सुनने में बहुत देर कर दी, 5 साल लगाए इस मुद्दे को सुनने में। उसके बाद मैं समझती हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई है उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए कि ये जो इन्होंने किया 2019 5 अगस्त को वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए 1947 में, उन वादों के खिलाफ है। तो मगर जो मैं पिछले कल रात से देख रही हूँ, जिस तरह से अलग अलग जमातों के, खासकर पीडीपी का मैं सुन रही हूँ, हमारे वर्कर्स के लिस्ट लिए जा रहे हैं पुलिस थानों के जरिए, लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर या इस मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने के लिए है। इसलिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। मगर फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेवारी बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने की नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सालमियत, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सालमियत की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने शहीद मसरूर वानी के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की और ढार्स भी बांधी। रविंद्र रैना ने कहा कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये कश्मीरियत का कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा कि मसरूर अहमद ने किसी का क्या बुरा किया था, जिन्होंने भी ये किया उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आपको बता दें कि अक्टूबर माह में श्रीनगर में दहशतगर्दाना हमले में
मसरूर अहमद वानी जख्मी हुए थे और कल रात दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली। मसरूर वानी को इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली में दाखिल कराया गया था। दुश्मनों ने, कश्मीरियों के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। मसरूर वानी साहब जो कि खिदमत खलक के जज्बे से काम करने वाले, हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने वाले एक बेशकीमती नौजवान थे, जिस बेरहमी के साथ उनका कत्ल किया गया, उनको निशाना बनाया गया। ये केवल मसरूर वानी साहब का कत्ल नहीं, ये कश्मीरियत का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है। जिन्होंने भी ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये गुनाह किया है, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। तो कितना जरूरी है कुछ बहुत बड़ा पाप हुआ है इकदाम लेने के लिए, जिससे इस तरह के वाक़यात को आगे दोबारा न देखना पड़े। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में खुशहाली हो, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून खराबा होता रहे, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि यहां जो अमन के दुश्मन हैं, ये अमन के दुश्मन, ये कश्मीर के दुश्मन, ये इंसानियत के दुश्मन हैं, जिन्होंने ये खून खराबा किया है। ये ठीक नहीं है और ये बंद होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की, सदारत की और मीटिंग में कई सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम सियासी दुश्मनी के आदी हैं, लेकिन जब हम देखते हैं अगर अंदर के लोग बिल्कुल मुखालिफ हैं तो उससे हमें एक सबक मिलता है। उन्होंने कहा कि हमने कई हुकूमतें देखी, यहाँ तक कि गवर्नर राज भी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो अमन और तरक्की की बात करती है। 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, मिलिटेंसी अभी भी मौजूद है और लोग अवामी नुमाइंदगी के बगैर बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। Nearing its end, and one person who has stood by the Supreme Court, and from day one when he came out from detention, he said that the National Conference will take a legal route and that should be the way forward. I have with me Mr. Umar Abdullah, who has been advocating a legal route. Umar, your party has had a long history regarding 370, your grandfather, and then he becoming the president, and now a lot of things were on your shoulders. With the first party to go to the Supreme Court. How do you see this coming to an end today? Well, we'll wait and see. I don't think there is anybody who can say with any degree of certainty what the judgment will say. The only people who know are the 5 honourable judges whose verdict we await on Monday. We'll wait and see. We are hopeful. It is with a lot of hope that we knocked on the doors of the Supreme Court, as any petitioner does. From the first day we have said that this is a peaceful sort of fight. We will use political, legal and constitutional means, and that's what we've done. That will continue. We've also seen that a lot of hopes are from the Supreme Court in regard to people of Jammu and Kashmir, because we didn't see people coming out on streets and protesting against it. You from the day one said asked people to stay indoor and hold their bars behind, and then look at the Supreme Court as the final verdict will come from there. As you said that we don't know what will be the decision of the Supreme Court, but as a party, what do you think should be the further course after the Supreme Court? How can you ask me to lay out a further course when we don't know what the Supreme Court is going to say? Let the verdict come, then we will look at the verdict and then we'll decide if a further course of action is necessary and if it is, what that should be. As I said earlier, there is nobody who can with any degree of certainty tell you right now what the verdict is going to be. We'll wait and see. As far as adopting peaceful means or not coming out on the streets, that was not something Kashmiris did because I asked them to do it. In fact, I was locked up long before any of us could make an appeal. That was something Kashmiris did of their own accord, and rightly so. Whether it is with regard to 370 or whether it is with regard to the genuine anger that we feel
with regard to what is happening in Gaza, the people of Kashmir have very rightly allowed their heads to rule their hearts. They have not given the government and its forces an excuse to come down on them with a heavy hand. They have not given an excuse for the government to clamp down on them. And I'm sure, regardless of what the verdict will be, you will see that the people of Jammu and Kashmir will show the same degree of sense and resilience. Last question is that BJP has been counting development. When we saw the arguments in the court, even the development was counting there. But you have been rightly saying that there have been incidents in the past, or right now Rajouri-Poonch belt has gotten activated once again. Do you see that that's a right argument to put forward before the court? Look, development was never a victim of 370. Jammu and Kashmir has been a victim of its geography. Jammu and Kashmir has been a victim of the circumstances that prevailed after the onset of militancy in the late 80s. Now, militancy was also not a product of 370, because 370 has been in existence ever since Jammu and Kashmir became a part of the Union. Militancy came about in the late 80s, and the BJP itself has always blamed Pakistan for militancy. So to blame 370 for the situation in Jammu and Kashmir is wrong. Now, as far as development is concerned, since development was never a victim of 370, clearly the promise of greater development as a result of 5th August has also been proven to be false, whether in Jammu and Kashmir or in Ladakh. The fact is that people are deeply unhappy by what they have seen after 5th August, and the evidence of that is the inability of the government of India to conduct any meaningful elections in Jammu and Kashmir. Do you suspect that there could be some restrictions on your movement on Monday, because your program in Bijbehara was cancelled by the district magistrate? We were supposed to go to North Kashmir on Monday. That program has been cancelled. Today's program was also almost cancelled late last night. What this government will do, I don't know. Needless to say, whatever they do, it won't be for the first time. So, as they say, been there, done that, bought the t-shirt. Thank you so much. So, as you heard Umar Abdullah saying that hopes are high from the Supreme Court, and there's something where they have been pinning their hopes from. With Bashir Lone, Ishan Bani, CNN News 18. बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने दफा 370 पर कहा कि जहां ये जम्मू कश्मीर में आम लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाया गया था, ताहम वहीं यहां की रीजनल सियासी पार्टियों ने इसके एवज में इसका नाजायज फायदा उठाया है। पुलवामा में एक तकरीब के बाद राज्यसभा मेंबर ने मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वो लोगों के हकूक के लिए लाया था कि उनको ज़मीन पे हक रहे, नौकरी पे हक रहे, ना कि लोगों का पैसा डाइवर्ट हो, ना कि कुछ फैमिलियां तरक्की करें, ना कि अमीर के बच्चे ही पढ़े, ना कि 5 लाख का टेंडर 2 करोड़ तक चला जाए। शरीयत भी इस्लाम में हमारी बहनों को, माओं को जो बाहर शादी कर लेती थी, उनको शरीयत भी उसको मालकाना हक देती है। हमने नहीं दिया था, मालूम नहीं वो जाने उनका सोच क्या था। लेकिन आज आपके बेहतरीन जो प्रोडक्ट हैं, जीआई टैग लग रहा है कैसर को, बाकी जो आपका हाथ का हुनर का जो आपका पश्मीना है, और देश के वज़ीर आज़म और देश के वज़ीर दाखिला आप जम्मू कश्मीर के लोगों की हर सेक्शन की, गरीब की, अमीर की, इंडस्ट्री वाले की, रोज़गार वाले की, टूरिस्ट सब की चिंता करते हैं। और मैं इसीलिए आपके बीच में यहाँ पुलवामा में आया हूँ, और मुझे लगेगा कि आपके माध्यम से जो हमने ये एक अभियान शुरू करा है कि आखिरी आदमी गरीब तक ये बेनिफिशरी की जो स्कीम्स हैं, जहाँ बेनिफिशरी से डायरेक्ट मिले, ये पहुँचती है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम लोगों को जोड़ते हैं, हम लोगों को के लिए काम करते हैं। अब हम कुछ फैमिलीज़ को डेवलपमेंट के लिए जहाँ हम लोगों की लाशों में नहीं खेलते, हम Z+ जो है गरीब लोगों की लाशों पे नहीं, हम यहाँ अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने मौलाना इमरान अंसारी के हमरा पटन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सज्जाद गनी लोन ने पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पर आने वाले फैसले पर उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होगा। इंडिया अलायंस पर एक सवाल के जवाब में सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उन्होंने कभी उनकी पार्टी से पूछा नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस को दफा 370 की बहाली पर वाज़े कोई मौक़िफ़ होता तो वो उनके साथ रहने को तरजीह दे देता। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इंडिया अलायंस में दफा 370 पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। पार्लिमानी इंतखाब में इलेक्शन लड़ने पर एक सवाल के जवाब में सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वो इलेक्शन अलहदा ही लड़ेंगे। शायद पहली पार्टी थी जिसने पहले वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज किया था। तो हमारी तो दुआएं हैं और हमें अभी भी फेथ है जुडिशल सिस्टम में। अल्लाह करे कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं इससे वो पूरी हो जाए। स्ट्रैटेजी होगी, इलेक्शन लड़ेंगे और क्या करेंगे। क्या आप अलहदा लड़ेंगे या? हमने हमेशा अलहदा लड़ा है, हमेशा अलहदा लड़ा है, हमेशा हमने अलहदा लड़ा है। अब क्या कैंडिडेट्स हैं। इंडिया अलायंस हो रहा है तो कैसे देखते हैं इंडिया अलायंस? इंडिया वालों ने हमसे कभी पूछा नहीं कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो और उनकी भी अगर 370 पर कोई पोजीशन वाज़ह होती तो सोच लेता आदमी, क्योंकि 370 पर तो बीजेपी और उनमें ज्यादा फर्क है नहीं। डीडीसी चेयरमैन पुलवामा और पीडीपी के जिला सदर सईद बारी अंद्राबी का कहना है कि दफा 370 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कश्मीरियों के हक में होगा। पुलवामा में न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए बारी अंद्राबी ने कहा कि दफा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो आर्ग्यूमेंट हुए उससे ये साफ यहाँ के लोग काफी पुरुमीद है और उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग उस वक्त जमहूरियत से बिल्कुल बेदखल रखे गए। इससे कबल बारी अंद्राबी और पार्टी यू सदर वहीदुर रहमान पर्रा ने पार्टी कारकुनों की इजलास से भी खिताब किया। तौर और टेक्निकली ये बड़ा एक कम्प्लेक्स एक इशू है। हालांकि इससे पहले वर्डिक्ट आना तो अभी बाकी है, लेकिन वर्डिक्ट आने से पहले आप लोगों ने भी ये सुने होंगे जो आर्गूमेंट्स हुए उस प्रोसीडिंग के दौरान, तो कश्मीरियों के हौसले और जो उम्मीद है बहुत बढ़ गई। और वो उम्मीद अब भी कायम है कि जो भी कश्मीरी और कश्मीर के लोगों के साथ इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से जो इंसाफ का तकाजा होगा और कश्मीरी को उम्मीद है कि वो मिल जाए। इस वक्त कश्मीर में प्रॉब्लम देखी जाए वो यही है कि जमहूरियत ख़त्म की गई है। तो हर कोई यही चाहता है कि जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम जो है इसको बहाल किया जाए, और ये कानूनी हक भी है और हर इंसान यही चाहता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गिरफ्तार 14 लाख का गांजा भी बरामद। विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित करने की केंद्र के फैसले का जम्मू और अन्य हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी पंडितों ने किया स्वागत। कश्मीरी समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की कही बात। आतंकी से जुड़े मामले में बांडीपुरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। UAPA के तहत कार्रवाई। एस्टेंगो में तकरीबन 14 मरला आवासीय भूमि को किया गया अटैच। आतंकी गतिविधि से जुड़े मामले में बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े इरफान अहमद भट्ट की 14 मरला भूमि अटैच। UAPA के तहत की गई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अभियान जारी। आज भी चरसू, अवंतीपुरा और कुलगाम में जिले में की गई संपत्तियां कुर्क। आतंकवाद से संबंधित मामलों में कार्रवाई जारी। अमित शाह के जवाहरलाल नेहरू के बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया। कहा नेहरू ने उनके पिता को जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी उनका सम्मान करते हैं। बीजेपी नेहरू के से नफरत करती है। शाह के जवाब में सरदार पटेल की चिट्ठी भी मौजूद। राजौरी में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया विस्फोटक और अन्य सामान। आतंकवादियों के 2 मददगार भी गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के POK वाले बयान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। कहा पहले चुनाव हो। अमित शाह ने कहा था कि वो तारीख बताएंगे, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुपवाड़ा में बाल कल्याण समिति ने पुलिस की मदद से 6 बाल मजदूरों को किया रेस्क्यू। हंदवाड़ा बाजार में चलाया बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान।
शिमला में सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक जारी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को दी जा रही है जिम्मेदारियां। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस की आपसी फूट से जनता का हो रहा है नुकसान। कांग्रेस ने 1 साल में प्रदेश को कर दिया पीछे। 11 दिसंबर को भाजपा मनाएगी आक्रोश दिवस। देहरा में नशे में धुत शिक्षक की वीडियो वायरल। न्यूज 18 की खबर का असर दिखा, शिक्षक को किया गया निलंबित। सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर सुक्खू सरकार जारी करेगी बुकलेट में सरकार के कार्यों और राजस्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम की दी जाएगी जानकारी। कैथू पुलिस लाइन में जवानों से उलझे एएसआई रैंक के अधिकारी। कुक के पांव में आया फ्रैक्चर। डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपा गया था जांच का जिम्मा। घायल कुक को उपचार के लिए आईजीएमसी के आपातकालीन विभाग ले जाया गया। आईजीएमसी के सीएमओ डॉक्टर महेश ने बताया कि घायल कुक को लगाया गया है प्लास्टर। शिमला में शिक्षा मंत्री से मिला एसएमसी शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल। 12 साल की सेवाएं पूरी कर चुके के बाद आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत संकल्प यात्रा से फायदा उठाने वालों से बातचीत की और इस दौरान मुल्क भर से हजारों मुस्तैकीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा मुल्क भर से 2000 से ज्यादा VBSYVs, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी जोड़ा जाएगा और इस प्रोग्राम में मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, MLAs और मकामी सतह के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मुल्क की तमाम ख्वातीन एक ही ज़ात से ताल्लुक रखती है, लेकिन कुछ लोग उन्हें तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विकास भारत संकल्प यात्रा में लोगों से बराह रास्त बातचीत की। पीएम ने बातचीत करते हुए ये 5 बड़ी बातें कही। अच्छा, आप खेती करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन चीजों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं, मैं फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं जो उसमें RKVY और AGR 2, AGR 50 उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर, और वो सब्सिडाइज मुझे मिला। और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपये तक। और ये सब इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपया तक की सब्सिडी मिली है। और जो आपकी जो PM सम्मान निधि योजना है सर, उसमें 15 हफ्ता मुझे। अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात है। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। अच्छा, वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह, नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि भाई हमें हमारे देश को आगे ले जाना है, और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस सिद्धि में जो भागीदारी मैं देख रहा हूं आप सबकी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में हैं, तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है, वो ढिकना है। नहीं, हम सब महिलाएं एक है। हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है। हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिलकर के अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत मरकजी स्कीमों के तमाम अहल इस्तिफादा कुनंदगान को फायदा पहुंचाया जा सके और आम लोगों को स्कीमों के जरिए मुल्क में होने वाली तरक्की से वाकिफ करवाया जा सके।
ये यात्रा शहरी और देही इलाकों से गुजरेगी और मरकजी स्कीमों से महरूम मुस्तहिकीन को फायदा पहुंचाएगी। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअली पीएम मोदी लोगों से जुड़े और लोगों को स्कीम से पहुंचने वाले फायदे से मुतल्लिक हाल जाना। पीएम ने जम्मू कश्मीर के शेखपुरा से ताल्लुक रखने वाली खातून से बातचीत की। नाजिया जी नमस्ते। नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नाजिया जी बताइए कैसे हैं आप और क्या काम करती हैं? जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नजीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। और मेरे पास 2 पशु है और छोटी है और एक दूध देती है, एक छोटी है। मैं खुद कमाती हूँ अपने हाथ से पैसे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो जिसमें आपको मदद करते हैं? मेरा हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी मदर इन लॉ है और मेरा ससुर पिछले साल डेथ हुआ है। और मैं हूँ। अच्छा नाजिया जी, पहले की तुलना में अब आपके गांव में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आया है? हमें शेखपुरा में पानी की बहुत किल्लत थी। हमें पहले मटके में पानी लाना था, कुएं से पानी लाना था। जीजीएम की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाए, उसकी वजह से हमें पाइपें मिले हैं। और सर, हम मोदी जी के शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है और हमने बहुत स्कीमों का लागू उठाया है। उज्ज्वल गैस, पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है और बच्चों को खाना मिल रहा है। और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी साहब। नाजिया जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची, हाँ, तो लोगों को कैसे लगा? ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनको क्या लगा? वो क्या पूछते हैं आप लोगों को? हमें कश्मीरी कल्चर है, इज़्ज़त जलाते हैं हम पहले। जब हमें शुभ काम होता है हम पहले इज़्ज़त की सौगात करते हैं सर। नाजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी तादाद में मैं सब बहनें देख रहा हूं तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूं। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है। और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो एक वातावरण बना है, तो मैं मानता हूं इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि भाई हमें हमारे देश को आगे ले जाना है और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस सिद्धि में जो भागीदारी मैं देख रहा हूं आप सबकी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शहीद मसरूर वानी के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद अहल खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। महबूबा ने शहीद मसरूर के लिए दुआए मग़फ़िरत की और अहल खाना के साथ ढार्स भी बांधी। रोज रोज ये तो हो गया, जवान बच्चा है, शहीद हो गया, और क्या बोले हम। इसके घर वालों के लिए मुसीबत है हमेशा के लिए। इसकी बीवी है इतनी छोटी, अभी बच्चा पैदा होने वाला है, क्या बोले। ये रोज ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर, रोज जवान शहीद हो रहे हैं और
मरकजी सरकार टस से मस नहीं होती, कहती है यहाँ कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, यहाँ कोई नुकसान नहीं है, तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है हम जम्मू कश्मीर के लोगों का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मीट मदद करने की उठाई मांग, कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादे की भी दिलाई याद। नियमित करने की मांग पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षकों को दिया आश्वासन, कहा मामले के लिए बनाई गई है कमेटी, जल्द ही शिक्षकों के लिए बनाई जाएगी राहत योजना। नालागढ़ के कुनिहार में बीडीओ ऑफिस में बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने जानकारी दी। डॉक्टर राजन उप्पल ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मुहिम लगातार जारी है। जिनकी भी हिम केयर कार्ड में रजिस्ट्रेशन हुई है उन्हीं के कार्ड बनाए जा रहे हैं। सोलन में लगातार अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। अब जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अतिक्रमण मुक्त सोलन बनाने के लिए नगर निगम को जारी किए गए हैं निर्देश। एसडीएम सोलन के साथ शहर में भेजी गई टीम, जो अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसने का करेगी काम। अतिक्रमण की समस्या से जल्द मिल सकता है निजात। शाहजहांपुर में एसओजी और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 करोड़ 70 लाख की अफीम बरामद, पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर तस्कर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पैथ लैब में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, शहर कोतवाली इलाके का मौन। हमीरपुर में सीवर टैंक में डूबने से 2 की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि हुकूमत की कामयाबियों और फलाही स्कीमों को फरोग देने के लिए मुल्कीर मुहिम है, ये यात्रा आज उधमपुर जिले के टिकरी पहुंची। इस तकरीब में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर एस राय, एसएसपी उधमपुर, जिला इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तिफादा कुनंदगान से बातचीत की, जिसका बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया और जिला उधमपुर के टिकरी इलाके में इज्तिमाई तौर पर देखा और सुना गया। एक पुख्ता हमारा संकल्प विकसित भारत अहद का इंतजाम किया गया, जिसने शुरका को अपनी बिरादरियों की मजमूई तरक्की में हिस्सा डालने की इज्तिमाई अज़्म में मुत्तहिद किया। और इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत समाज के तमाम तबकात की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का विजन है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत लोगों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों और इक़दामात पर रोशनी डाली। पंचायत में पहुंची है और अभी हमने मोदी जी का संबोधन भी सुनने को मिला। मैं तो ये कहूँगा कि अद्भुत कल्पना, और ये कल्पना केवल मोदी जी की ही सोच और उनके विजन का नतीजा हो सकती थी। आमतौर पर आपने देखा है, हमने देखा, ज़रूरतमंद सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन थक जाते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। यहाँ हर व्यक्ति की, हर नागरिक की ज़रूरत पूरी करने के लिए मोदी जी घर घर पहुँच रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को पहुँचा रहे हैं, अपनी व्यवस्था को पहुँचा रहे हैं। यानी मैं तो कहूँगा मोदी सरकार आपके द्वार, और मोदी सरकार की तमाम जनहित की योजनाएं घर घर पहुँच करके ये दरियाफ्त कर रही है, ये जानकारी प्राप्त कर रही है कि क्या आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलना था, पक्का मिला कि नहीं मिला। मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में इस प्रकार की रचना होगी जिस प्रकार से मोदी जी ने दी है। और ये अब हमारा दायित्व है, चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे हम आम नागरिक हैं, कि हम इसका भरपूर लाभ ले। सारी व्यवस्था मोदी जी ने करके दी है, घर घर ये स्कीम्स पहुंचाई है। हमने केवल उनको सुचारू रूप से हर नागरिक तक पहुंचे वो सुनिश्चित कर।
टाउन हॉल शोपियां में बीजेपी बूथ सम्मेलन का इनेकाद किया गया। सम्मेलन में सेक्टर इंचार्ज ने शिरकत की और इस मौके पर जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट, जिला प्रभारी शाहनवाज अली रायना और दीगर कायदीन मौजूद रहे। जारी पेशरफ्त और इंतखाबात के हवाले से भी कई नुकात पर रोशनी डाली गई और इस मौके पर जिला सदर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि यहाँ शोपियां में बहुत से लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज का प्रोग्राम बूथ सम्मेलन के बारे में था, जिसमें सेक्टर इंचार्ज से मुख्तलिफ बातों पर तबादला ख्याल किया गया और उन्हें आइंदा इंतखाबात समेत दीगर मामलात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई। ये जो सेक्टर इंचार्जों की पिछले 15 तारीख को हमने मीटिंग ली है सेक्टर इंचार्जों से, यही है जो सेक्टर इंचार्ज हम बूथों पे बनाए हैं, इनका ही यही एग्जाम है कि आपने क्या किया अपने सेक्टरों में, कौन सी डेवलपमेंट किया आप बूथों पे। यही है सेक्टर इंचार्ज का मीटिंग, ये हर पूरे इंडिया में चल रहा, तो वही हम कर रहे हैं। इसीलिए हमने आज दोबारा बुलाया मीटिंग सेक्टर इंचार्जों के लिए, तो इनसे हमें बात की कहाँ होगी कंप्लीट, किसी जगह कोई इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना है, आज इन्होंने कंप्लीट करके लाया। यही है मेन मीटिंग भाजपा की। इसमें कौन सी शक है, अपनी पार्टी तो अपनी ही है, वो है ही हमारे साथी, वो कहाँ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि बेसिकली वो हमारे साथी चल रहे हैं। उसके वजीर आज़म एक ही है हिंदुस्तान में, तो ये तो आपको पता ही नरेंद्र मोदी साहब है, उनके वजह से वो सारे हमारे पीछे आ रहे हैं। तो इसलिए हम अपील करते हैं लोगों के, अब सीधा बीजेपी। कश्मीरी पंडित सभा जम्मू के सदर के खोसा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से कश्मीरी पंडित बिरादरी की जल्द वापसी और इज्जत व वक़ार के साथ बहाली की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में जहां पंडितों की गैर मनक़ूला जायदादें और या तो बदहाली की शिकार या फिर लैंड माफिया के जबरदस्ती कब्जे की वजह से तब्दील हो चुकी हैं, उन्होंने कहा कि एक काबिल रिहाइश बस्ती फराहम करने की कोशिश एक काबिल सताइश काम है। साथ उन्होंने कहा कि इस काम को जल्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कश्मीरी पंडितों की वापसी और बाज़ाबात कारी की सहूलत फराहम करने की जरूरत है। उन्होंने खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की असेंबली में 2 निशस्तों की नामजदगी पर मरकजी हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। रिहेबिलिटेशन बैक इन द लैंड ऑफ आवर एंसेस्टर्स, उसके बारे में जो पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी गवर्नमेंट से दोनों से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द उस पॉलिसी को बनाया जाए और हमारी रिटर्न जो है उसको इंश्योर किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले होगा उतना हमारे कल्चर को ज़क पहुंचती है, उतना हमारा कल्चर जो है वो पिछड़ जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि इतनी माइनस्क्यूल माइनॉरिटी का जो एक डिस्टिंक्ट कल्चर है उसका ख़ात्मा हो जाए। हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये जो 2 सीटें हमारे लिए नॉमिनेट की हैं, नॉमिनेशन के ज़रिए फिल करने का फ़ैसला किया है असेंबली में, जिसको कि माननीय LG साहब ने नॉमिनेट करना है। तो हम उसके लिए शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि हम लोग एम्पावर्ड फील करेंगे। पिछले 23 साल से असेंबली में कोई भी नॉमिनी हमारा नहीं है। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर के खनबल इलाके में पॉर्क्यूपाइन नामी जंगली जानवर जाफरान के बीज को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से किसानों में मायूसी छाई गई है और किसानों का कहना है कि 50,000 रुपए में 1 क्विंटल बीज खरीद कर लाते हैं, लेकिन जंगली जानवर घंटों में उसका सफाया कर देते हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही रहा तो जाफरान का वजूद खत्म हो जाएगा। HK मेमोरियल डिग्री कॉलेज पतोशे बांडीपुरा में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मसूद अहमद मलिक, तदरीसी अमला और तलबा तालिबात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान ACB के अफसरान और दूसरे मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए सबको मिलजुल कर कोशिश करनी होगी। प्रोग्राम के दौरान अक्सर मुकर्रीन का कहना था कि हालिया कुछ अरसे में मुख्तलिफ स्कीमें सरकारी एजेंसियों की जानिब से करप्शन के खात्मे के हवाले से काफ़ी मुस्बत कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये जो हम करप्शन की बात करेंगे तो करप्शन किसी न किसी हद तक हर दौर में रहा है, किसी न किसी हद तक किसी डिग्रीज का फर्क रहा है, बट हिस्टोरिकली व्हेन वी लुक एट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन और दिस प्रैक्टिस ऑफ करप्शन, हर दौर में ये थोड़ी थोड़ी रही है।
और ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक या कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी ईवल एक है विच इज फाउंड इन ऑल सोसाइटीज एंड ऑल कल्चर्स। लेकिन अभी का जो हम देखेंगे, अभी भी हमारी सोसाइटी में करप्शन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी सारी चेंज आ रही हैं, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज हैं, वो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं और बहुत हद तक मैं देख पा रहा हूँ मेरी ही लाइफ स्पैन में हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक ये कंट्रोल में आ गए हैं। जो ट्रांसपेरेंसी आई है, सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। महकमे समाजी बहबूद ने सेहत और खानदानी बहबूद के महकमे के ताउन से कम्युनिटी हॉल डोडा में सब्सटेंस अब्यूज के इस्तेमाल के सर्वे पर गांव की सतह की कमेटियों के लिए एक रोजा तरबियती और आगही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस पहल का मरकजी नुक्ता सब्सटेंस अब्यूज और नशा मुक्त भारत प्रोग्राम है। तरबियती सेशन का मकसद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को आगाह करना की और बाइख्तियार बनाना था, बशमूल पंचायती राज इदारों, असातिज़ा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और तस्लीम शुदा समाजी सेहत कारकुनान। देहात की सतह पर कमेटी के अरकान समेत शुरा को सब्सटेंस अब्यूज के इस्तेमाल और मुतल्लिका मसनूआत से मुतल्लिक घर घर सर्वे करने के लिए हसास बनाया गया। रॉयल तहसील डोडा है, जिसमें आज की डेट में जो है 9 तहसील आती हैं। उनके लिए जो है ये सब्सटेंस अब्यूज़र्स जितने भी हैं विलेजेस में, उनका एक सर्वे किया जा रहा है। तो उसी के रिलेटेड जो है आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पर रखा गया है। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे ये टीचर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गई, आशा वर्कर्स हो गई, नंबरदार्स हो गए या पुलिस के अधिकारी हो गए, इन सब को जो है आज की जो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इनका किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है इन्होंने विलेजेस में जाना और वहाँ से जो है एक सर्वे जो है इनको फार्मेट की शेप में जो है एक फार्मेट दिया गया है, जिसके बेस पे जो है ये सर्वे करेंगे और उसके बिना पे जो है हमारे पास जो है एक डाटाबेस जो है बन जाएगा ड्रग अब्यूज़र्स के रिलेटेड या जो भी सब्सटेंस अब्यूज़र्स हैं उनके रिलेटेड। फाइनल राउंड इस ट्रेनिंग का, इससे पहले हमने 4 ट्रेनिंग कराई हैं। तो इस ट्रेनिंग में जो है इंटर सेक्टोरल डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग, इसमें हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन है, पुलिस है, ये सारा मिलकर जो है सब्सटेंस अब्यूज़ के जो अब यहाँ पे जो आप देखे जाएंगे कि ड्रग एडिक्ट जितने भी यहाँ नौजवान यूथ हैं 10 से 70 साल तक जितने भी एज ग्रुप के हैं, वो हम एक सर्वे कर रहे हैं। एक सर्वे हो रही है कि हाँ, इससे हमको पता चलेगा कि प्रिविलेंस रेट कितना है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो वो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आज पूरे जो आंगनवाड़ी फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर आशाज हैं, टीचर्स हैं, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट जो हम जो है मास्टर ट्रेनर्स जो हैं 4 जो हैं, तो ये रिपोर्ट जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये सबमिट करेंगे। उसके बाद फर्दर रिसर्चेस होंगी, क्या जो फर्दर सबमिट करेंगे और इस पर रिसर्च हो। आज सुबह सर्वे एक ट्रक दरिया द्रास में 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी और हादसे का शिकार हो गई। लद्दाख पुलिस ने सीज इमाम के रजाकारों ने SRF कंस्ट्रक्शन कंपनी लद्दाख जिला इंतजामिया के साथ मिलकर बचाव ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में दरिया से 2 अफराद को रेस्क्यू किया गया और उसके बाद जख्मी अफराद को तिबी इमदाद के लिए BHC&R सेंटर की एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल करगिल मुंतकिल किया गया। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों जेर इलाज है। बसीच इमाम IKMT करगिल ने SRF कंस्ट्रक्शन कंपनी को उनकी अनमोल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए तहे दिल से खराज तहसीन पेश किया। जो एक्सीडेंट है इसमें गुड न्यूज़ ये है कि बोथ जो ड्राइवर को पैसेंजर थे बोथ आर स्टिल क्रिटिकली इंजर्ड एंड अलाइव। तो क्योंकि इमीडिएटली जो है वो हमें वहाँ पे गाँव वालों ने इन्फॉर्म कर दिया था, तो इमीडिएटली जो है पुलिस पार्टी वहाँ पे रश हो गई थी, बोथ एज वेल एज मेडिकल एंड अदर टीम्स। तो उनको इवैक्यूएट करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल पहुँचाया गया है। 2 एक्सीडेंट इज़ वेरी मतलब ये डेंजरस बहुत, काफ़ी आप देखते हैं कि खरबो और काकसर के बीच में काफ़ी ज़्यादा वो बहुत जो हाइट पे है और नैरो गॉर्ज है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होकर बचना इट्स वेरी, चलो ये एक अच्छी बात है, बच गए बोथ द पैसेंजर्स। स्टिल क्रिटिकल, इनको फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट अभी किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक्सीडेंट एक्चुअली ज़्यादातर मुझे जो लगता है कि जब तक ड्राइवर कोई ना कोई गलती ना करे, 99% अगर हम गाड़ी अच्छी तरह चलाएंगे और 1% वो जो गलती जो हम करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पुलवामा के नेवू ब्लॉक हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। प्रोग्राम में राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना मेहमान खसूसी थे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने खसूसी स्टॉल कायम किए थे, जबकि प्रोग्राम में मकामी लोगों के अलावा DDC मेंबर पुलवामा जावेद रहीम भट्ट और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान मौजूद थे। और इसके साथ ही इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर से यह बड़ी खबर है।
आपको बता दें कि श्रीनगर के बेमिना में दहशतगर्दों का हमला हुआ है। दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी बताया जा रहा है। श्रीनगर से बड़ी खबर, बेमिना में आपको बताएं यह हमला हुआ है जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी बताया जा रहा है। श्रीनगर के बेमिना में हमदानिया कॉलोनी में आपको बता दें कि दहशतगर्दों ने हमला किया है। एक पुलिस एहलकार पर यह हमला हुआ है जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी बताया जा रहा है। अस्पताल मुंतकिल किया गया है पुलिस एहलकार को और उनका इलाज अस्पताल में जारी है। हमारे नुमाइंदे ईशान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान, इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात दें। जी देखिए, कुछ समय पहले ही एक पुलिस एहलकार पर गोली मारकर उनको जख्मी किया गया है। ये श्रीनगर के हमदानिया कॉलोनी पर रहने वाले कॉलोनी। ईशान, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे फिर से आपसे राब्ता बनाने की ताकि हम पूरी बात जो है सही से समझ पाए। फिलहाल नाजरीन को ये बता दें कि ये जो पूरा मामला है बेमिना हमदानिया कॉलोनी का है, जहां पर पुलिस एहलकार पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। श्रीनगर से यह हम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस एहलकार पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है। इस हमले में पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि ऐसा ही एक हमला जो है श्रीनगर में ही हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर पर मसरूर अहमद वानी पर यह हमला हुआ था ईदगाह में और आपको बता दें कि वो उसके बाद जो है एम्स मुंतकिल किए गए थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर शहीद हुए हैं। इस बार आज की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में कुछ ऐसा ही एक हमला पेश आया है बेमिना कॉलोनी में, जहां पर दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार पर हमला किया है। पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो आपको बताएं कि एक जो लगातार हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दों की जो कोशिशें हैं पुलिस एहलकारों को टारगेट करने की, वो हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि बढ़ गया है। और ऐसे में हमने देखा कि इससे पहले जो हमला हुआ था वो भी श्रीनगर की ईदगाह में हुआ था। श्रीनगर में ईदगाह में क्रिकेट खेलते हुए मसरूर अहमद वानी पर एक ऐसा ही हमला हुआ था जिसमें वो शहीद हो गए। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर जो बेमिना से है, बेमिना में पुलिस एहलकार पर हमला हुआ है और वो जख्मी हुए हैं, उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। न्यूज 18 JKLH एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताएं कि ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि पुलिस एहलकार इस दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा था कि इस तरह से पुलिस एहलकारों को, पुलिस इंस्पेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। देखिए मुनेजा, ये एक कायराना कार्रवाई है आतंकवादियों की। जब ये पुलिस अधिकारी जो हैं, पुलिस कारकुन जो हैं, वो बिना वर्दी के, बिना प्रोटेक्शन के होते हैं, तब इन पे ये हमला किया जाता है आतंकवादियों द्वारा। जो अभी हमें जानकारी मिली है, ये फिर से आतंकवादियों ने एक पुलिस के एहलकार पे आतंकवादी हमला किया है। ये हमला जो है श्रीनगर के बेमिना इलाके में हुआ है। इस पुलिस एहलकार जो है, इनकी जो शिनाख्त है वो की गई है हाफिज के नाम पे। गुलाम हसन, ये हमदानिया कॉलोनी बेमिना के रहने वाले हैं। इन्हें इनकी राइट आर्म और पेट के राइट हिस्से में गोली लगी है, लेकिन इनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है। इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है जहां पर इनका इलाज चल रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने मुहासे में ले लिया है और इस वक्त एक मैन हंट जारी है कि इन आतंकवादियों को जिन्होंने ये कायराना घटना को अंजाम दिया है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द या तो दबोच लिया जाए या उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। ये फिर से वही दर्शाता है कि जो पाकिस्तान के पुष्पनाही जो आतंकवादी जम्मू में आतंक का माहौल गर्म रखना चाहते हैं, वो इस बात का कतई लिहाज नहीं करते कि वो कश्मीरियों पे हमला कर रहे हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही अभी कहा कि एक इंस्पेक्टर को अक्टूबर के महीने में गोली मार जब वो क्रिकेट खेल रहे थे जी, तो एक दिन पहले की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो ये बिल्कुल ठीक दर्शाता है कि आतंकवादी जो है
वो कत्लो गारत का सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर में वो बरकरार रख सकते हैं। जी बिल्कुल तेजेंद्र, जैसा आपने कहा कि ये जो एक कत्लो गारत का सिलसिला है ये अब भी जारी है, तो इससे पता चलता है कि किस तरह से जो है टारगेट इनको और उस वक्त में पुलिस एहलकारों को, जो जवान है उनको उस वक्त किया जा रहा है कि जब वो अपने घरों में यहाँ फिर वो ड्यूटी पर भी ना होते हैं, ऐसे में इनको टारगेट किया जाता है जब वो वेस्ट भी नहीं पहने हुए होते हैं। तो बहुत ही बुज़दिलाना ये हरकत है और टेरर अटैक जो ये अंजाम दिया जाता है। इस मामले में जैसा कि आपने बताया कि उनकी शिनाख्त हाफिज के तौर पर हुई है, उनकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन ये बार बार जिस तरह से अटैक हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक नया डर भी पैदा कर देते हैं। जो पुलिस एहलकार काम अंजाम दे रहे हैं, उनकी फैमिलीज है, उनमें भी कहीं ना कहीं एक डर सा कि ये किस तरह के हमले जो है अब पेश आ रहे हैं। देखिए मुनीता, पुलिस वाले जब वर्दी पहनते हैं इस बात तहया किया है कि इस तरह के जो कायराना हमले होंगे वो ये पार्ट एंड पार्ट की जॉब का है। तो इस तरह के जो हमले हैं वो सिर्फ दायर ही कर सकते हैं जो आतंकवादी पीछे से छुप के आके वार करते हैं। ये हालांकि जो पुलिस वाले हैं जो बिना वर्दी के उनके फैमिली वाले को ये जानते हैं इस तरह के हमले, लेकिन वो डर नहीं है। हाँ, कंसर्न है सिक्योरिटी फोर्स में कि इस तरह के कायराना हमले जो हो रहे हैं कोई कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन डर इसका कोई ये नहीं है, इससे डर नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। हम कई अधिकारियों के साथ टच हैं जिनका ये कहना है कि इन आतंकवादी हमलों को कैसे डील किया जाए उस पर स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा रही है। बिल्कुल, तो काउंटर स्ट्रैटेजी भी तैयार है। जाहिर सी बात है कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारी फोर्सेस है, वो इस तरह की हरकतों से, इस तरह के जो कायराना हमले हैं उनसे निमटने के लिए पूरे अहल है, पूरे तैयार है। और बिल्कुल जो भी इसमें मुलविस है उनको ढूंढा जाएगा और उनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बहरहाल तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, बेहद शुक्रिया आपका। ये खबर जो आपको श्रीनगर के बेमिना से बता रहे हैं, दहशतगर्दों ने यह हमला किया है। बेमिना की हमदानिया कॉलोनी में अंजाम दिया गया है, जहां पर पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया और इस हमले में वो जख्मी बताए जा रहे हैं। बहरहाल उनकी जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी शनाख्त हाफिज के तौर पर हुई है। उनकी पहचान जो है आपको बता दें, पुलिस इंस्पेक्टर की पहचान हाफिज के तौर पर बता रहे हैं। श्रीनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले ही हमदानिया कॉलोनी बेमिना के जो है ये हमला हुआ है और पुलिस एहलकार को दहशतगर्दाना हमले में जख्मी किया गया है। पुलिस एहलकार की शनाख्त हाफिज गुलाम हसन के तौर पर हुई है। पुलिस एहलकार की हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर से ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर बेमिना में दहशतगर्दों ने एक पुलिस एहलकार पर हमला किया, जिनकी पहचान हाफिज अहमद के तौर पर हुई है। इस हमले में हाफिज अहमद जो है जख्मी हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तो आपको बताएं कि इससे पहले भी इसी नौयत का एक हमला जो है अक्टूबर के महीने में श्रीनगर की ईदगाह में पेश आया था और उसमें पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी जो है जख्मी हुए थे, जिसके बाद उनको एम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था इलाज के लिए और एक दिन पहले ही वो शहादत पा गए। अब से कुछ देर पहले श्रीनगर के बेमिना हमदानिया कॉलोनी में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार हाफिज अहमद पर हमला किया और वो जख्मी हो गए। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस एहलकार हाफिज अहमद इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत जो है मुस्तहकम बताई जा रही है। उनके बाजू में और एब्डोमेन में गोली लगी है और
डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अभी स्टेबल है। तो आपको बता दें कि बेमना की हमदानिया कॉलोनी में अब से कुछ देर पहले दहशतगर्दाना हमला हुआ है और इस हमले में पुलिस एहलकार हाफिज गुलाम हसन जो है जख्मी हुए हैं। हाफिज गुलाम हसन इस दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए हैं। उनके बाजू और उनके एब्डोमेन में गोली लगी है जिससे वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है पर उनकी हालत जो है मुस्तहकम बताई जा रही है। तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर पुलिस एहलकार हाफिज गुलाम हसन की है जो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए हैं। श्रीनगर की बेमना हमदानिया कॉलोनी में उन पर हमला हुआ है और इस हमले में जख्मी हुए हैं, लेकिन इस वक्त उनकी हालत जो है स्टेबल बताई जा रही है। तो लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर की जब हम बात करते हैं कि पुलिस एहलकारों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका एसपी वैद साहब। एक और इसी जो हमने अक्टूबर में एक हमला देखा था पुलिस एहलकार पर, उसी नौयत का एक और हमला श्रीनगर की बेमना हमदानिया कॉलोनी में देखने को मिला है। हाफिज गुलाम हसन इस हमले में जख्मी हुए हैं सर। जी देखिए, ये ऐसा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो टेररिज्म को लड़ने में सबसे आगे है और ये बात आपके जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की जो टेररिज्म कश्मीर में चलाती है वो जानते हैं। इसलिए ये हमले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 35 सालों से टेररिज्म के साथ जूझ रही है। वो बहुत बहादुर फोर्स है और इन इरादों में इनको कामयाब नहीं होने देंगे। वो बहुत बहादुर लड़के हैं और लड़ेंगे इनसे। और ये कोशिश ये इसी तरफ कर रहे हैं कि जे.एन.के पुलिस में जब वो अकेले हैं, निहत्थे हैं या कहीं अपनी बच्ची को स्कूल लेके जा रहे हैं या घर वापस ड्यूटी पे जा रहे हैं तो उन पर हमला किया जाए। लेकिन इनके ये इरादे बहुत जल्दी जे.एन.के पुलिस इनको ट्रैक डाउन करके इनको जहन्नम तक पहुंचाएगी। आप देखिए, मेरी बात याद रखिए। डॉक्टर एसपी वैद साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि उस वक्त ये हमले किए जाते हैं जब वो ऑफ ड्यूटी हैं, अपने घर के या फिर निजी कामों में वेस्ट पहने हुए नहीं होते, तो तब ये इस तरह के जो है अटैक किया जाता है। तो आप ये कितना बड़ा कंसर्न है और इसको किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए? देखिए, जे.एन.के पुलिस के लोगों की नॉर्मल लाइफ अफेक्ट होती है। जैसे कल जो हमारे इंस्पेक्टर परसों शहीद हुए, उनको क्रिकेट खेल रहे थे ईदगाह में, सिर्फ जो वहां के लोकल लड़के थे उनके साथ, तो उस वक्त उनको आकर हमला किया गया। इसी तरह आज कॉलोनी में जो हमला हुआ है, पुलिस कॉलोनी है बेमीना में। अब ये ऐसे इंसिडेंट जो है वो जे.एन.के पुलिस की नॉर्मल लाइफ को इफेक्ट करते हैं, लेकिन हम इन हमलों से घबराने वाले नहीं है। 1990 में भी बहुत इस तरह के हमले देखे और उनका पूरी तरह से जब पुरजोर मुकाबला किया। डॉक्टर एसपी वैद साहब, अदरवाइज पीसफुल एनवायरनमेंट में इस तरह के हमले को आप किस तरह से देखते हैं? ये एक कोशिश है कि किसी तरीके से जो एक नैरेटिव है 370 हटाने के बाद हालात बेहतर हुए, उसको डीरेल करने की कोशिश है, उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश है। आप ये सभी जानते हैं और ये पाकिस्तान की डीप स्टेट भी जानती है कि 370 का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते किसी वक्त भी उसकी जजमेंट आ सकती है। तो उस नैरेटिव को किस तरह से उल्टा किया जाए कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए ये कोशिशें की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।